गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे नेटवर्क्स। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये अब रेगुलर क्लासेस है। नेटवर्क्स में बेसिक पहला टॉपिक रहता है अपना, इसका एक सिलेबस बताता हूं मैं आपको। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहेगा और बेसिक फंडामेंटल्स चीज पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। दूसरा उसके बाद रहेगा थ्योरम्स, वेरियस थ्योरम्स, बहुत सारे थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स थ्योरम। उसके बाद रहेगा आपका ट्रांजिएंट्स, फिर रहेगा टू पोर्ट नेटवर्क, फिर आपका रहेगा स्टेडी स्टेट सर्किट, यानी कि इसी को बोलेंगे अपन स्टेडी स्टेट एसी सर्किट्स, इसी को अपन बोलेंगे रेजोनेंस। फिर आपका रहेगा फिल्टर्स, जितने फिल्टर्स रहते हैं। उसके बाद ग्राफ थ्योरी रहेगा, लेकिन पूछता नहीं है इससे एग्जाम में, बट वी विल ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो इतना सिलेबस अपना नेटवर्क्स का है फॉर ए लेवल एग्जाम से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रेलवेज और जेई लेवल एग्जाम, डिप्लोमा लेवल। आपका इतना सिलेबस रहेगा नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट से। गेट के लिए भी इतना ही रहता है, गेट के लिए भी यही सिलेबस है। तो सिलेबस मोर और लेस इज सेम फॉर ऑल द एग्जाम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो इतना सारा पार्ट है अपना, जिसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट ना आपका ये तो है ही, जेई लेवल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये जो पार्ट है जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ए लेवल और गेट के लिए अगर अपन बात करें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जो न्यूमेरिकल्स पूछेंगे आपके लिए वो यहाँ से ज़्यादा पूछेगा। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, थ्योरी बेस्ड। फिल्टर से भी थ्योरी बेस्ड बनता है, ठीक है। तो जेई लेवल एग्जाम जो रहेगा, डिप्लोमा लेवल एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थ्योरी बेस्ड के लिए यहाँ से बनेगा, थ्योरी यहाँ से बनेगा, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। न्यूमेरिकल्स अगर कुछ आएंगे तो इन तीन टॉपिक से बनेंगे, थ्योरम्स, ट्रांजिएंट्स, टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, ए लेवल के लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए लेवल एंड फॉर गेट एग्जाम यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नेटवर्क्स के, ठीक है। जेई लेवल की अगर बात करूं तो उनके में नेटवर्क के जो न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो डायरेक्ट केवीएल और केसीएल बेस्ड आएंगे फॉर जेई, ठीक है। जेई लेवल एग्जाम में ट्रांजिएंट्स, थ्योरम से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टू पोर्ट नेटवर्क का कुछ प्रॉपर्टी पूछ लेगा, ठीक है। सिमेट्री है कि नहीं, सिमेट्रिकल के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। थ्योरम से ज़्यादा किसी सर्किट को देके आरटीएच पूछेगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस पूछ देगा या थेवेनिन वोल्टेज पूछ देगा। ओके, ये ऐसा पूछ सकता है। तो बेसिकली आपका नेटवर्क का सिलेबस इतना ही है, ठीक है। अभी अपन शुरू के 2 दिन पढ़ेंगे ये टॉपिक, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इतना तो आज चालू करते हैं बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। बिल्कुल अपन फंडामेंटल से जाएंगे, किसी को कुछ नहीं आता उस हिसाब से पढ़ेंगे अपन। कई बार बहुत सिंपल सा चीज भी जल्दबाजी में गलत होता है, तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये अपना टॉपिक है। ओके।
पहला लिखना बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का? चार्ज। लिखना इसमें it is the most basic and fundamental quantity of any electrical circuit. It is the most basic and fundamental quantity of any electrical circuit. ठीक है, चार्ज क्या होता है? सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ठीक है, सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है क्या? चार्ज होता है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द atomic particles of which matter consist, ठीक है? It is measured in coulombs. यूनिट क्या है इसका? coulombs, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। coulombs है इसका यूनिट, ठीक है, coulombs इज यूनिट। नेक्स्ट लाइन लिखना, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज that exist is the charge carried by an electron. एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन is having charge of -1.6 10⁻⁻19 coulombs. नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और सेम प्रोटॉन के लिए रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, और सबसे स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स होते हैं, यानी बहुत कम होता है एक इलेक्ट्रॉन में। इसी को अगर अपन ऐसे करें, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, तो एक कूलम्ब में कितने होंगे? 1 डिवाइडेड बाय दिस, ये कितना आएगा आपका? इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम्ब चार्ज में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखना, कूलम्ब इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम्ब इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, charge can neither be created nor be destroyed. Neither be created nor be destroyed. It can be only transferred. ठीक है, it can be only transferred, यानी तो net amount of charge जो रहेगा, the algebraic sum of charge remain constant. ठीक है, जो algebraic sum रहेगा चार्ज का कहीं पर भी वो constant रहेगा। तो ये हो गया चार्ज के बारे में, क्लियर है इतना? ये चार्ज है। नेक्स्ट लिखना, वोल्टेज। वोल्टेज, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। ओके, देखो समझो क्या है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को, ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खड़ा हुआ है तो मेरे कुछ काम का नहीं है, इसको मूव कराऊंगा तब तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, मेरे को तो चार्ज से क्या है, इस इलेक्ट्रॉन से मेरे को एनर्जी ट्रांसफर कराना है ना, तो ट्रांसफर कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई बात समझ में? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सटर्नल एनर्जी है या एक्सटर्नल पावर है ये। ठीक है, टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, टू मूव एन चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई बात समझ में? तो बेसिकली वोल्टेज का डेफिनेशन वो क्या हुआ, dW/dQ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, याद रखना है कूलम्स लॉ से अपन, ये तो हो गया वो है ना। कूलम्स लॉ क्या बताता है? F इज इक्वल टू 4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है कूलम्स लॉ का फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, ये कांस्टेंट है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? ये सेम होगा 1/4π/Q/R स्क्वायर। फॉर्मूला देखो याद रखना, फोर्स होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है आपकी Q/R स्क्वायर। वोल्टेज क्या होता है? सेम 1/4πε0 Q/R। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन या एनर्जी, ये क्या होता है? Q1 Q2 बाई R। ये चार फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो वही है, वोल्टेज क्या होगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन में दो चार्ज है, Q स्क्वायर है, ये Q स्क्वायर बाई R है ना। इसको वोल्टेज बनाना है तो क्या करूंगा? एक Q से डिवाइड करूंगा ना, तो वही है ये। क्लियर है इतना? तो EMF इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नथिंग बट वोल्टेज। लिखना इसमें, टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, to move an electron in a conductor in a particular direction, it requires some work or energy transfer. It requires some work or energy transfer. This work is performed, or energy transfer, comma, this work is performed by external force, that is electromotive force, EMF. Typically represented by battery. This EMF is also known as voltage or potential difference. It is also known as voltage or potential difference. फिर नीचे लिखना, a voltage is amount of work done required to move a unit charge through an element. Amount of work done required to move a unit charge, ठीक है, to move a unit charge through an element. वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का तो जूल पर कूलम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वोल्टेज, अदरवाइज वोल्ट्स तो है ही, यूनिट इज वोल्ट्स।
और जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट्स। क्लियर है इतना? अब देखना, देखो रेफरेंस पोलैरिटी फॉर वोल्टेज, रेफरेंस पोलैरिटी फॉर वोल्टेज। देखो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज कभी किसी एक पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता। वोल्टेज हमेशा किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस या दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट करते हैं। अब मैं बोल दूंगा एक पॉइंट है यहाँ पर, वोल्टेज कितना होगा नहीं बता सकते आप। हमेशा वोल्टेज कैलकुलेशन जो होता है वो एक और पॉइंट के रेस्पेक्ट में होता है, इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना होगा। इसी वजह से इसको वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। दो पॉइंट के बीच या दो जंक्शन के बीच या दो टर्मिनल के बीच के वोल्टेज डिफरेंस को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसी एक जंक्शन में, किसी एक पॉइंट में, किसी एक टर्मिनल में वोल्टेज ज़्यादा होगा, दूसरे में कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू अदर। आई बात समझ में? वही करंट में अपन आएंगे बाद में, ठीक है। तो किसी पॉइंट में हमेशा कभी नहीं निकालते, किसी दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है वोल्टेज। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये है आपका VAB इज 9 वोल्ट। अब इसको क्या बोलोगे आप? देख रेफरेंस पोलैरिटी बता रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हमेशा जो पॉजिटिव टर्मिनल में रहेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल रहता है वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको कैसे बोलोगे आप? पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 9 वोल्ट्स हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। आई बात समझ में? पोटेंशियल जो पॉइंट ए में है, ए में इस कारण बोल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है वो। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 9 वोल्ट्स हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्लियर है? इसी दूसरे तरीके से लिखूं तो माइनस प्लस ए बी, इसी को लिख रहा हूं मैं। माइनस 9 वोल्ट। आई बात समझ में? अब पॉजिटिव बोलोगे, इसको क्या बोला था मैं? पोटेंशियल एट ए इज 9 वोल्ट हायर देन ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। हमेशा पॉजिटिव को पहले बोलना है। पोटेंशियल एट बी इज माइनस 9 वोल्ट हायर देन पोटेंशियल एट ए। क्लियर है? ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हो, ये तो हो गया सिंपल बात, इसको लिखना, ये वाला डायग्राम बनाओ और लिखना। बेसिक फंडामेंटल है एकदम, जेई एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। VAB अगर 9 वोल्ट है और उसी को माइनस 9 वोल्ट बोलूंगा तो मैं पोलैरिटी बदलना पड़ेगा, ठीक है। 9 वोल्ट को माइनस 9 बनाना है तो पोलैरिटी बदलना पड़ेगा। या फिर ऐसा लिख सकता था मैं, VBA इज इक्वल टू माइनस 9 वोल्ट। यहाँ पर ऐसा लिख सकता था, यहाँ पर भी लिख सकता था VBA इज इक्वल टू प्लस 9 वोल्ट। क्लियर है? अब इसमें लिखना, ये वाले डायग्राम में, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 9 वोल्ट हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है। इसमें लिखना, इस डायग्राम में, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज माइनस 9 वोल्ट पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज माइनस 9 वोल्ट हायर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, ये लिख लिए।
फिर लिखना VAB इज इक्वल टू 9 वोल्ट, इट मीन्स द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज 9 वोल्ट। VAB इज इक्वल टू 9 वोल्ट लिखना, उसी को एक्सप्लेन करना। द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज 9 वोल्ट। ठीक है, पॉइंट A में अगर 9 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप जो है पॉइंट A से पॉइंट B तक इज 9 वोल्ट, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्लियर है इतना? अब लिखो टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस। टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस, टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस पे क्या क्या होता है? एक होता है डीसी वोल्टेज, दूसरा क्या होता है? एसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज में लिखना, द वोल्टेज दैट रिमेन्स कांस्टेंट with respect to time, the voltage that remains constant with respect to time is DC voltage. This is DC voltage. Okay, AC voltage लिखना, a voltage whose magnitude sinusoidally varies with time. A voltage whose magnitude sinusoidally varies with time is AC voltage. क्लियर है इतना? ठीक है, लिखो करंट। तो बेसिक अपन वोल्टेज क्या जाने, वोल्टेज क्या होता है? dV इज इक्वल टू dW बाई dQ। यानी कि किसी चार्ज को, किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करना है मेरे को, तो जितना मेरे को वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट लिखना, करंट। करंट करंट को लिखना, क्या होता है करंट? dQ बाय dt। लिखो the rate of change of charge with respect to time the rate of change of charge with respect to time is current, ठीक है। और the flow of charges or positive charge, the flow of positive charge is current. Its unit is measured in amperes। ठीक है, अब देखो ये मेरा कंडक्टर था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। तो मान लो मैंने यहां पॉजिटिव टर्मिनल दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन का किधर रहेगा डायरेक्शन? इधर। और करंट किधर जाएगा? तो फिर आई बात समझ में? ये है करंट। ठीक है, मैंने EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा के उसका मूवमेंट कराया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी बैटरी को लगा के पर्टिकुलर टर्मिनल, पर्टिकुलर पोलैरिटी के साथ बैटरी को लगाया, तो इस पे क्या हुआ? मेरे को इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का और होल्स का, कुछ होल्स भी रहेंगे, ठीक है, कुछ होल्स भी रहेंगे, होल्स इधर जाएंगे,
है ना, इनका मूवमेंट चालू हुआ तो इनके मूवमेंट ही को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में लिखो इसको, द फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor the flow of unit charge in a conductor in 1 second is 1 ampere। 1 ampere क्या होगा, flow of the movement of unit charge in 1 second inside a conductor in 1 second is 1 ampere। आई बात समझ में? लिखो साइन कन्वेंशन ऑफ करंट। साइन कन्वेंशन ऑफ करंट, कुछ भी साइन मान सकते हैं। ठीक है, 5 एम्पियर अगर ऐसा हो रहा है, ए से बी 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो बी से ए को क्या बोलोगे? आई बात समझ में? अगर टर्मिनल ए से बी फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, तो टर्मिनल बी से ए क्या फ्लो होगा? -5 एम्पियर। क्लियर है? टाइप्स ऑफ करंट लिखना, इसमें भी वही लिखना, डीसी करंट, एसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? वो करंट जो कांस्टेंट होता है टाइम के साथ, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है टाइम के साथ, दैट इज डीसी करंट। एंड एसी करंट क्या होता है? विच वेरीज साइनसॉइडली विथ टाइम इज एसी करंट। लिख लो उसको। नेक्स्ट लिखना पावर। पावर पावर क्या होता है? पावर पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, या फिर इसी को बोलते हैं एनर्जी बाय टाइम। तो लिखना पावर इज अ रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी ठीक है। पावर इज अ रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ठीक है। इट्स यूनिट इज वॉट्स। dW/dt होता है ये, ठीक है। पावर क्लियर है? इतना वर्क डन ही एनर्जी होता है, ठीक है। इसका लिखना साइन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन ऑफ पावर, साइन कन्वेंशन ऑफ पावर, साइन कन्वेंशन ऑफ पावर। देखो पावर जो होता है एनर्जी बाय टाइम भी होता है, वोल्टेज इनटू करंट भी होता है, ठीक है। I/R भी होता है, V/R भी होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ पावर, मान लो ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है,
अब सुनो, ये डायग्राम में 3 एम्पियर ये एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट है, ये 3 एम्पियर इस एलिमेंट से फ्लो हो रहा है। देखो वोल्टेज और करंट में डिफरेंस डालो। करंट जो होता है उस एलिमेंट से थ्रू होके निकलता है, करंट हमेशा उस एलिमेंट से थ्रू होके निकलता है, जबकि वोल्टेज जो रहता है उस एलिमेंट के अक्रॉस होता है, ठीक है। मान लो 3 एम्पियर उस एलिमेंट से निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज है ±5 वोल्ट। याद रखना, जब भी करंट लीविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, जब भी करंट लीविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, उस समय क्या होगा? पावर एब्जॉर्ब होगा। पावर एब्जॉर्ब इज पॉजिटिव, दैट इज कितना? आई बात समझ में? जब भी करंट का लिविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, इट मींस पावर इज एब्जॉर्ब्ड। जब भी करंट का लिविंग टर्मिनल इज पॉजिटिव, ठीक है, तो क्या होगा? पावर डिलीवर्ड। क्लियर है इतना? देखो एब्जॉर्ब हो रहा है यानी यहां पर कोई पैसिव एलिमेंट है, ये डिलीवर कर रहा है यानी कि यहां पर कोई एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या होता है बताऊंगा। ये कोई सोर्स है पक्का, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट लीव हो रहा है यानी वो पक्का कोई सोर्स है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से अगर कोई करंट लीव हो रहा है यानी वो पक्का सिंक है। आई बात समझ में? ये सिंक है क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, करंट लिविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, इट मींस सिंक, इट मींस पावर एब्जॉर्ब। करंट लिविंग टर्मिनल इज पॉजिटिव, इट मींस इट इज अ सोर्स। आई बात समझ में? पावर एब्जॉर्ब इस केस में पावर एब्जॉर्ब इज पॉजिटिव, पावर डिलीवर इज नेगेटिव या -15 वॉट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, पावर डिलीवर इज -15 वॉट। यहां लिख सकते हो पावर एब्जॉर्ब इज -15 वॉट। क्लियर है इतना? ये समझना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेलीगेंस थ्योरम होता है एक ठो, वो इसी पे काम करता है। देखो एकदम फंडामेंटल याद रखना, पावर करंट लिविंग टर्मिनल इज नेगेटिव। अगर किसी एलिमेंट से करंट लिविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, इस एलिमेंट से करंट लीव कर रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी पक्का वहां पर पावर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? पावर इज एब्जॉर्ब बाय एलिमेंट। किसी एलिमेंट में अगर करंट लिविंग टर्मिनल इज पॉजिटिव यानी पावर इज डिलीवर, पावर इज डिलीवर टू द सर्किट। डिलीवर होता है पावर सर्किट में, एब्जॉर्ब होता है एलिमेंट में। क्लियर है? पावर एब्जॉर्ब होता है एलिमेंट में, डिलीवर होता है सर्किट को। जहां पर पावर एब्जॉर्ब पॉजिटिव रहेगा वहां पर पावर डिलीवर नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? जहां पावर डिलीवर पॉजिटिव रहेगा वहां पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव रहेगा। क्लियर है फंडामेंटल? ठीक। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पहला क्लासिफिकेशन, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। दूसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, दूसरा लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तीसरा यूनिलैटरल एंड बायलैटरल।
यूनिलेटरल एंड बायलैटरल। आपको बंद कर दोगे जी, मैं कल आ जाऊंगा, पिक्चर टिकट लिया हुआ देखता हूँ। अच्छी मूवी बोलते, बहुत अच्छी मूवी। कल का देख रहा था। ये क्या है फिर? लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स अपन क्लासिफिकेशन किए एलिमेंट्स का ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पॉइंट, एक्टिव एंड पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? अब देखो जानोगे कैसे, ये पहले जाना। एक्टिव है कि पैसिव है, पहले लिखो एक्टिव एंड पैसिव है। पहले लिखना पैसिव एलिमेंट्स, पहला टॉपिक डालना पैसिव एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं पैसिव एलिमेंट्स। देखो अगर कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम के लिए एनर्जी डिलीवर कर रहा है तो दैट इज जो एक्टिव हो जाएगा। सॉरी, अगर कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम के लिए एनर्जी डिलीवर नहीं कर रहा, दैट इज, इसके दो तीन डेफिनेशन है। अगर कोई एलिमेंट इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर नहीं कर रहा है तो दैट इज पैसिव एलिमेंट। दूसरा चीज, किसी भी ग्राफ में, किसी भी कर्व में वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर पॉजिटिव आया तो पैसिव एलिमेंट, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है पहचानने का? करंट लीविंग टर्मिनल अगर नेगेटिव है तो पैसिव एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट से करंट लीविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, किसी एलिमेंट से करंट लीविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, इट मींस पैसिव एलिमेंट। ओके, पैसिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, पावर एब्जॉर्ब करते हैं। वोल्टेज टू करंट रेशियो अगर पॉजिटिव आता है किसी कर्व में, किसी क्वाड्रेंट में, तो पैसिव एलिमेंट। तो पहला क्या बताया था कि अगर वो इंडेफिनेट, इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाएगा, फाइनाइट टाइम के लिए बस कर रहा है, तो पैसिव, ठीक है। एनर्जी डिलीवर फॉर फाइनाइट टाइम ओनली, फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन, ठीक है। चौथा चीज, ऐसा एलिमेंट जिसका पावर एम्प्लीफिकेशन या पावर गेन नहीं है सर्किट के लिए। पैसिव एलिमेंट आप चार तरीके से जानोगे। पहला, वोल्टेज टू करंट रेशियो इज पॉजिटिव किसी भी पॉइंट में। दूसरा, करंट लीविंग टर्मिनल अगर नेगेटिव है वो एलिमेंट से तो पैसिव एलिमेंट है। एनर्जी डिलीवर कर रहा है फाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं कर पा रहा तो पैसिव एलिमेंट। चौथा, किसी सर्किट में पावर गेन हो रहा है या पावर का एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, दैट इज पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव और एक्टिव के बीच अगर डिफरेंस करें हम, पावर का एम्प्लीफिकेशन कैसे बताओ। पैसिव एलिमेंट मान लिए, पैसिव एलिमेंट ये है, ठीक है। तो एक्टिव में क्या होगा? वोल्टेज टू करंट रेशियो क्या रहेगा? किसी भी क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? करंट लीविंग टर्मिनल जो रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। करंट लीविंग टर्मिनल इज पॉजिटिव, इज एक्टिव। तीसरा क्या है? इट कैन डिलीवर एनर्जी फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन। इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए ये एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्यूरेशन में। चौथा, पावर गेन या पावर एम्प्लीफिकेशन होगा। पावर गेन और पावर एम्प्लीफिकेशन टू द सर्किट
इज पॉसिबल। इज पॉसिबल। तो पैसिव और एक्टिव एलिमेंट्स के बीच आपको डिफरेंस बता दिया। 3-4 तरीके हैं, 3-4 तरीके से आप जान सकते हो। एग्जांपल बताऊंगा क्या है। एक्टिव एलिमेंट्स वो है अगर क्वाड्रेंट में दिया रहा, कर्व में दिया रहा, तो अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव आया तो एक्टिव है। करंट लीविंग टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो एक्टिव है। अगर वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक के लिए एनर्जी देगा तो एक्टिव है। अगर किसी सर्किट में पावर का गेन कराता है, पावर गेन या पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर गेन का मतलब होता है पावर बढ़ाना, ठीक है, पावर बढ़ाना, ठीक है, पावर बढ़ाने का मतलब होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन गेन हो रहा है सर्किट में, लोड में, तो क्या होगा, एक्टिव सोर्स होगा। बेसिक सोर्स फाइनाइट ड्यूरेशन तक बस कर पाएगा एनर्जी। करंट लीविंग टर्मिनल इज नेगेटिव, वोल्टेज करंट रेशियो इज पॉजिटिव, पावर गेन या पावर एम्प्लीफिकेशन सर्किट के नहीं होगा। क्लियर है? एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है? क्या है इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल है आर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ट्रांसफार्मर। इसका क्या है एग्जांपल? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ठीक है, ओपेंस, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब देखो एक्टिव सोर्स है ना, एक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स जब लगाते हो आप ऐसे लगाते हो ना वोल्टेज सोर्स, तो करंट लीविंग टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है? एक्टिव सोर्स है। ये पावर एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, पावर गेन कर रहा है, और ये एनर्जी इनफाइनाइट टाइम तक कर सकता है। वही रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, अगर ये रेजिस्टेंस लगा है, प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप जो होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ऐसे होता है, तो एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, तो दिस इज पैसिव एलिमेंट। ट्रांसफार्मर एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है V1 I1 = V2 I2, इसमें पावर एम्प्लीफिकेशन होता है क्या? नहीं हो रहा है। जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर, इस वजह से ट्रांसफार्मर क्या है? पैसिव एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतना? अब देखो कोई कैपेसिटर या कोई इंडक्टर, ये इनिशियली चार्ज है। कैपेसिटर या कोई इंडक्टर इनिशियली चार्ज है या इनिशियली एनर्जाइज्ड है, तो वो भी कुछ ड्यूरेशन के लिए एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक्टिव हो गया, वो कुछ देर के लिए करेगा, फाइनाइट टाइम के लिए करेगा, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं करेगा। क्लियर है इतना? इस वजह से a charged capacitor or a charged inductor can deliver or can release energy only for a finite duration. That's why it is passive element. Okay? Linear and non-linear. ठीक है, तो a charged capacitor or charged inductor is also a passive element because it cannot deliver energy for infinite duration. क्लियर है इतना? तो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट समझ आ गए, 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो जल्दी से बता रहा हूं, बायलैटरल और लैटरल, Linear and non-linear. उसके इसके बाद लीनियर नॉन लीनियर लिखो। लीनियर एलिमेंट विच ओबेज ओम्स लॉ, element which obeys Ohm's law are linear elements, ठीक है। non-linear element which does not obey Ohm's law is non-linear element, ठीक है। अब लिखो bilateral। Example नहीं है। बताऊंगा, एग्जाम्पल सबका एक साथ होगा। बायलैटरल
अब देखो ये दोनों केसेस में मैंने वोल्टेज के पोलैरिटी को रिवर्स किया, इसमें पॉजिटिव इधर है, इधर पॉजिटिव इधर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ, इसमें हो रहा है ऐसा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है। अब देखो रेजिस्टेंस इज अ बाइलैटरल एलिमेंट, क्यों? मैंने जब करंट का डायरेक्शन बदला, क्या उसके रेजिस्टेंस के नेचर में कुछ बदलाव आएगा? लिखो लाइन, एक पॉइंट लिखो। If the characteristic and property of element is independent of direction of current, then it will be a bilateral element. ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर बाइलैटरल एलिमेंट्स बिकॉज अगर मैं करंट के डायरेक्शन को बदलूं तो क्या इसके नेचर में कुछ वो आएगा? क्या कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी पे कुछ बदलाव आएगा? क्या कुछ नहीं आएगा। चार्ज करेंगे, पोलैरिटी बस बदलेगी, पोलैरिटी बदलेगी ना, पोलैरिटी से लेना देना नहीं है मेरे को, उसके कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं आएगा अगर मैं करंट के डायरेक्शन को बदलूं। लेकिन यूनिलैटरल एलिमेंट्स के करंट के डायरेक्शन को बदलूंगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी पे असर आएगा। यहाँ पर करंट फ्लो होगा बट यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में? ऐसे एलिमेंट्स को डायोड इज अ यूनिलैटरल एलिमेंट। डायोड अगर जब फॉरवर्ड बायस रहेगा तभी करंट फ्लो होगा, डायोड अगर रिवर्स बायस हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। यूनिलैटरल में लिखना द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is dependent on the direction of current. This is unilateral element. पहला लाइन जो लिखे थे कि is independent of direction of current is bilateral element. Is dependent on direction of flow of current. Direction of flow of current. Example diode. ठीक है? नोट लिखना, नोट। Every linear element must be a bilateral element also. Every linear element must be a bilateral element also, but vice versa is not true. Must be a Bilateral element, but vice versa is not correct. जो linear element रहेगा, जो Ohm's law फॉलो करेगा, वो bilateral भी रहेगा। ठीक है, linear है ना, कोई एलिमेंट लीनियर है तो करंट डायरेक्शन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। जो लीनियर रहेगा वो बाइलैटरल ही रहेगा, लेकिन जो बाइलैटरल रहेगा वो लीनियर नहीं रहेगा। बाइलैटरल के लिए एक और लिखना, बाइलैटरल में लिखना उसका जो वो रहेगा ग्राफ रहेगा, द ग्राफ ऑफ बाइलैटरल एलिमेंट रिमेन्स सेम इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। The graph और कर्व और कैरेक्टरिस्टिक, ग्राफ बोलो, कर्व बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो, of a bilateral element will be mirror image in opposite quadrants. Opposite quadrant में mirror image रहेगा। क्लियर है?
अब ये बताओ, कमेंट ऑन लिनियरिटी, यूनिलैटरल और बायलैटरल, एक्टिव और पैसिव, क्या होगा? अब पहले लीनियर है नॉन लीनियर, ये वाला क्या है? लीनियर है नॉन लीनियर? नॉन लीनियर है, दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है। बायलैटरल है कि यूनिलैटरल, ये कैसे जानोगे? मिरर इमेज होना चाहिए अपोजिट क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट का अपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा है? ये है, मिरर इमेज है क्या? तो क्या रहेगा ये? यूनिलैटरल। अब एक्टिव है पैसिव कैसे जानोगे? वोल्टेज का और करंट का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं पर भी नेगेटिव हो गया तो क्या? अगर एक्टिव है तो नेगेटिव रहेगा, पैसिव है तो पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस है दोनों। इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में। तो वोल्टेज और करंट रेशियो क्या हुआ? तो यानी क्या है ये? इस क्वाड्रेंट में क्या है? प्लस v बाय प्लस आई, पॉजिटिव है। इसमें क्या है? माइनस v बाय माइनस आई, पॉजिटिव। क्लियर है इधर? इधर आ जाओ। नॉन लीनियर की लीनियर, नॉन लीनियर, कैसे? नॉन लीनियर इस वजह से ये लीनियरिटी नहीं है, सैचुरेट हो रहा है, पॉइंट में आज सैचुरेट हो जा रहा है। लीनियर यानी कि बिल्कुल यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है? तुम्हारा वोल्टेज सैचुरेट हो रहा है ना, करंट सैचुरेट हो जा रहा है। यहाँ पर भी करंट सैचुरेट हो रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ लेकिन करंट क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। लीनियर वो होगा कि वोल्टेज भी बढ़ाऊं तो करंट भी बढ़े, लेकिन इस पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट क्या उतना ही है, तो नॉन लीनियर। यूनिलैटरल है कि बायलैटरल? बायलैटरल इस कारण है क्योंकि ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट मिरर इमेज है। एक्टिव है पैसिव? पैसिव है क्योंकि v बाई आई का रेशियो क्या है? पॉजिटिव। ये हो गया। ये क्या है आपका? नॉन लीनियर। यूनिलैटरल है बायलैटरल? इसका मिरर इमेज यहाँ होना चाहिए, क्या है? अपोजिट क्वाड्रेंट की बात होती है ना। सर ये पहले एक्टिव है तो पैसिव हो गई, ऐसा कुछ है इसमें? पहले इधर एक्टिव है उधर पैसिव है, इधर पैसिव कहीं पर भी नेगेटिव हुआ तो एक्टिव हो जाएगा। ये तो एक्टिव है। यहाँ पर प्लस v बाय प्लस आई था, यहाँ प्लस v, यहाँ तुम्हारा क्या है? सर माइनस v बाय पॉजिटिव आई प्लस आई। ये इसको बना दिया एक्टिव, ठीक है। कहीं पर भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ गया ना क्या हो गया? एक्टिव हो गया। इसमें लीनियर बायलैटरल। देखो लीनियर रहेगा तो क्या रहेगा? वो पक्का बायलैटरल रहेगा ही रहेगा। पैसिव है। क्लियर? ये वाला नहीं सर ये लीनियर नहीं, तभी यूनिलैटरल है। ये क्या है? यूनिलैटरल नहीं, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इस वजह से वोल्टेज की वैल्यू अब नेगेटिव तरफ जा रही है, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव तरफ जा रही है, करंट हमारा पॉजिटिव में प्लस हो रहा है, ठीक है। इस वजह से नॉन लीनियर पॉसिबल नहीं, ठीक। इस वजह से क्या है? नॉन लीनियर। दूसरा क्या है? एक्टिव। आ गया समझ? ठीक है। कल के क्लास में पढ़ेंगे अपन टाइप ऑफ सोर्सेस, करंट सोर्सेस, वोल्टेज सोर्सेस, प्रैक्टिकल, आइडियल सोर्सेस, ठीक है।